देखिए भाई, अब बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है डीपीएसपी? शॉर्ट में बोलते हैं इसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या होते हैं एक्चुअल में, ये समझने की कोशिश करते हैं। होते हैं वो डायरेक्शंस जो इसमें लिखे हुए हैं। ऐसा उम्मीद की गई, ऐसा माना गया, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि देश में जो आने वाली सरकारें हैं वो इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनके आधार पर, उनके बेसिस पर ही अपनी पॉलिसीज और लॉज को बनाएंगी। यानी कि जो इस देश की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, वो जब कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी बनाएंगी तो उन पॉलिसीज और लॉज को बनाते में वो डीपीएसपी में लिखी हुई बातों को अपने ध्यान में रखेंगी। यानी इन बातों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएंगी। इन बातों को, कौन सी बातें हैं? ऐसी बातें जो लोगों के कल्याण की बात करें, लोगों के वेलफेयर की बात करें, ठीक है ना, जिससे लोगों का भला हो। ऐसी बातें, ऐसे डायरेक्शन इसमें लिखे गए हैं, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्शंस की बात इसमें की गई है। तो ये उम्मीद की गई है कि जो इसमें डायरेक्शन दिए गए हैं, जो इसमें बातें कही गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके आधार पर, उनके बेसिस पर ही गवर्नमेंट जनता के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है ना। किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो पूरा डीपीएसपी की बात करता है। पार्ट 4 किसकी बात करता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। कहां से लिया गया है इसका कॉन्सेप्ट? जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, आयरलैंड से। ये ना तो जस्टिसेबल होते हैं, ना ही बाउंडेड होते हैं। यानी कि इनको लागू कराने के लिए तुम कहो कि इसमें ये बात लिखी हुई है कि जनता के लिए ऐसा होना चाहिए, और वो चीज नहीं हो रही है, तुम उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। देखो, जो डीपीएसपी में ये बात लिखी हुई है, गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही है, उसको लागू नहीं कर रही है, तो इसको लेकर तुम कोर्ट नहीं जा सकते। तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट में डिपेंड है। उनका मन करेगा, उनकी इच्छा करेगी तो वो इसके हिसाब से इस पर काम करेंगी। जैसे इसमें एक बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें एक आर्टिकल है 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी पूरे देश के लिए एक ही कानून होना। अभी क्या है, हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज है। यानी हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है। पर्सनल लॉज है हमारे यहाँ पर। क्या है? पर्सनल लॉज। तो जैसे जिसका रिलीजन है उस रिलीजियस के हिसाब से लॉ है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बात करता है कि पूरे देश में सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो वो उसमें डाल दिया गया डीपीएसपी में। यानी कि उसमें डालकर ये देश में आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया गया कि जो देश की सरकारें हैं वो आने वाले समय में जनता की भलाई के लिए जब जरूरी लगे तब एक ऐसा कानून बनाएगी जो पूरे देश में सभी के लिए होगा, ठीक है। यानी कि जो पर्सनल लॉज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और सभी के लिए होगा। तो अब कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि देखो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लिखी हुई है, गवर्नमेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए और पूरे देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, ठीक है ना। ये उम्मीद करी गई है, लेकिन कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह सकता कि कराओ इसे। अभी जब गवर्नमेंट का मन करेगा तब करा लेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये जस्टिसेबल नहीं है, बाउंडेड नहीं है, यानी इनको लागू नहीं कराया जा सकता। आयरलैंड से कॉन्सेप्ट लिया गया, आर्टिकल 36 टू 51 में इसकी बात होती है। और कहां पर है? पार्ट 4 में। डीपीएससी की बात कहां हुई है? पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 टू 51। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल। हाँ भाई देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में होते हैं? पार्ट 4 में होते हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं? आर्टिकल 36 टू 51 में होते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स कहां से लिया गया है? कॉन्सेप्ट आयरलैंड से। कहां से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। अब हम देखेंगे इस डीपीएसपी में कौन कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो उन आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 क्या बात करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की क्या डेफिनेशन होगी, होती क्या है स्टेट की डेफिनेशन? स्टेट की डेफिनेशन का मतलब स्टेट के अंदर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की सारी बॉडीज, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी उसकी एजेंसीज होती हैं, जितनी भी उसके डिपार्टमेंट्स, बॉडीज, जो कुछ गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है वो सब कुछ क्या कहलाता है? स्टेट। क्या कहलाता है? स्टेट। उन सभी के अंदर क्या मतलब स्टेट की जो डेफिनेशन है वो इन सभी को इंक्लूड करके चलती है, ठीक है। डेफिनेशन और जो स्टेट की डेफिनेशन है वो केवल आर्टिकल 36 में नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में आर्टिकल 12 में भी लिखी हुई है। क्लियर है? अब आ जाओ आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? वेलफेयर स्टेट की, यानी कि एक ऐसे स्टेट की जो कल्याणकारी होने की बात करता है, वेलफेयर होने की बात करता है। वेलफेयर होने का मतलब उस देश में रहने वाले सभी सिटीजन का क्या हो? भला हो। वहां की जो गवर्नमेंट है, कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी, वो ऐसी पॉलिसीज और ऐसे लॉज बनाएगी जिनसे
वहां रहने वाली जनता का क्या होगा, भला होगा। ठीक है, और उनको ये तीनों तरीके के जस्टिस देने की कोशिश रहेगी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों तरीके से उन्हें जस्टिस मिल पाए। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की। क्या बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी एक ही काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को एक बराबर वेतन दिया जाए, एक बराबर सैलरी दी जाए। ठीक है ना, जब वो महिला और पुरुष, फीमेल हो या मेल हो, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही समय पर एक जैसा वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है, ये बात कौन करता है, आर्टिकल 39। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, यही ध्यान रखना है, ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब इन पर ये उम्मीद करी गई है कि गवर्नमेंट इनको लेकर लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए, इन पर काम करे, इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, हम इनको जाके लागू नहीं करा सकते कि ऐसा हो ही हो, क्योंकि आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी जगहों पर मेन और वुमेन के लिए इक्वल पे नहीं है। ठीक है ना। बात करें आर्टिकल 39A की, तो क्या कहता है, फ्री लीगल एड, यानी ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोग जिनको लीगल सपोर्ट लेने के जो कैपेबल नहीं है, जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, जो इतने सक्षम नहीं है, ठीक है ना, पैसे से उतने सक्षम नहीं है कि वो लीगल सपोर्ट ले सकें, तो ऐसे लोगों को ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लीगल सपोर्ट मुहैया कराए। लेकिन ये अब तुम्हें समझना होगा कि जब तक ये यहाँ है तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आर्टिकल 21 जो था हमारा राइट टू लाइफ, उसी के अंदर इन्वॉल्व माना है। इन्वॉल्व मतलब कि राइट टू जो हमारा फ्री लीगल एड है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आ जाइए आर्टिकल 40 पे। आर्टिकल 40 क्या बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, यानी ऐसी उम्मीद करी गई इसमें बात डालकर कि देश में आने वाली सरकारें जो है वो पंचायतों का गठन करेंगी और उनके लिए जो भी लॉज और पॉलिसीज होंगी वो बनाएंगी। ठीक है, आगे चलकर आपने देखा भी इस पर काम हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 9 ऐड किया गया था पंचायतों के लिए, स्पेशली पढ़ा था ना अभी हमने जब पार्ट्स पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखेंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है हिंदी में समान नागरिक संहिता, यानी कि देश में सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। कैसा कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में क्या है, पर्सनल लॉज है, यानी अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिमों के लिए, जी ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ रहे थे हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक जैसा कानून। जैसे कि अभी तुमने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। इसको ऐसे समझ लो एग्जांपल से कि हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में क्या है कि आप एक ही शादी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ही शादी। ये हमारे धर्म के हिसाब से भी है, तो लॉ भी हमारे लिए वही है, यानी जो गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है वो भी यही है कि हमारे यहाँ एक ही शादी लीगली हो सकती है। बाकी अगर आप मुस्लिमों में देखें तो वहां पर वो बिना डाइवोर्स लिए एक ही, मतलब एक शादी करके भी और भी एक या दो शादी और कर सकते हैं, 3 शादियां कर सकते हैं टोटल। तो ये उनका पर्सनल लॉज है, तो वो उनके में वो लीगल है उनके हिसाब से, क्योंकि ये उनका पर्सनल लॉ है। तो इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसी तरीके से हर चीज में, हर कोई भी क्राइम हो, हर चीज में जो उनके पर्सनल लॉज हैं, खासकर सिविल मैटर्स, जो सिविल मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं, जो कल्चर से जुड़े हुए होते हैं, उन चीजों को लेकर जो लॉज हैं वो कैसे हैं, पर्सनल है। अलग अलग रिलीजन को लेकर अलग अलग लॉज हैं। अगर हम बात करें इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये बात क्या करता है कि पूरे देश में सभी के लिए एक जैसा, एक ही कानून होना चाहिए। कौन कहता है ऐसा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बात इसमें डालकर ये उम्मीद करी गई कि देश में आने वाली सरकारें इसको लेकर कानून बनाएंगी और पूरे देश में सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो पूरे देश में सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, ये उम्मीद करी गई। पर अभी तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई जिन्होंने इन पर वर्क किया। लेकिन प्रेजेंट में हमारे यहाँ जो सरकार चल रही है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी सरकार है, तो वो इसको लेकर लॉ ला सकती है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब बात करेंगे हम आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 क्या कहता है, प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 14 ईयर्स। यानी आर्टिकल 45 में वो बात होती थी जो अब आर्टिकल 21A में होती है। मैंने तुम्हें फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, उसमें आर्टिकल 21A पढ़ाया था, राइट टू फ्रीडम में। वो बात क्या करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से
14 साल की उम्र के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है। तो ये बात जो थी वो पहले कहाँ लिखी हुई थी, यहाँ पर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में। वो ये कहता था कि जो आने वाली सरकारें होंगी वो कम से कम इस एज ग्रुप को, जो 0 से लेकर यानी 0 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनकी देखरेख और उनकी जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी करेगी, जिससे सभी बच्चों की जो है इतनी उम्र तक के, कम से कम इस एज ग्रुप तक के जो बच्चे हैं उनको ठीक न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, अच्छे से उनकी देखभाल हो पाए और अच्छी एजुकेशन उनको मिल पाए। इसकी कोशिश कौन करेगा? स्टेट करेगा, यानी गवर्नमेंट्स करेंगी। लेकिन सरकारों पर छोड़ दिया गया, तो बाद में आगे चलकर जरूरत महसूस होने पर गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया। अब ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन एज ग्रुप क्या है उसमें? 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पर 0 to 14 की बात थी, वहां पर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रोविजन किया गया है। क्लियर। अब बात करेंगे आर्टिकल 47 की। 47 क्या कहता है? पब्लिक हेल्थ, यानी जो लोगों की हेल्थ है उसको लेकर क्या कहते हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी बनती है? स्टेट की, यानी कि गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जो होगी आने वाले समय में, जो भी गवर्नमेंट आएंगी, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज और ऐसे लॉज बनाए जिनसे जो लोगों की हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी लोगों की हेल्थ को बेटर रखा जा सके। ठीक है। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो, आजकल बाजार में बहुत सारी चीजें बिकती हैं खाने की, तो उन खाने की चीजें जो पैक्ड फूड्स होते हैं, तुमने देखा होगा उसके पीछे एक मार्क होता है FSSAI का, ठीक है ना, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जो FSSAI होती हैं ये काम करती हैं उन पैक्ड फूड्स को ये मार्क करने का कि ये लोगों के खाने के लिए ठीक है। अगर ऐसे तो बाजार में कोई भी कुछ भी बिक सकता है और हम कुछ भी खा सकते हैं, होता है ना, मार्केट में कुछ भी बिक सकता है, जहर भी कुछ भी कह के बेचा जा सकता है और हम खा सकते हैं। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना। इसलिए जो भी पैक्ड फूड आते हैं मार्केट में उन सब पर FSSAI जो है अपना मार्किंग देती है कि ये फूड खाने लायक है या नहीं। क्लियर है। और जो खुले फूड्स होते हैं, जो भी खुला बिकता है रेस्टोरेंट वगैरह, उनमें टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, वो होती रहती है, उनकी सैंपल लिए जाते रहते हैं। जैसे किसी को शक है कि इस रेस्टोरेंट में ठीक चीजें, ठीक खाना नहीं दिया जा रहा है अपने जो उनके कस्टमर्स हैं, तो कोई भी उनकी अगर शिकायत करता है तो जो फूड सेफ्टी वाले होते हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है, वो आता है, उनके खाने की सैंपल्स लेता है और उन सैंपल्स को लेबोरेटरी में फिर चेक किया जाता है कि ये खाना किसी भी इंसान के खाने लायक है या नहीं। क्लियर है। तो पब्लिक हेल्थ का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ी गई डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी एग्रीकल्चर को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉज बनाएगी। और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, जो हम पशुपालन करते हैं, भेड़ बकरी मुर्गी गाय भैंस, जो इनका पालन करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, वो सब क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, यानी हम पशुओं का पालन कर रहे हैं, जिसमें मछली पालन भी आ गया, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारी चीजें आ गई। क्लियर है इतनी बात? उसकी बात यहाँ होती है आर्टिकल 48 में। 48 क्या कहता है कि जो देश में आने वाली सरकारें होंगी वो हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाएंगी, जिसको लेकर काफी लॉज भी बने, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सुना होगा तुमने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 में बना था। तो ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बने हैं, फॉरेस्ट को भी। अब बात करेंगे आर्टिकल 49, वो क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट यानी हमारी विरासत है। विरासतें क्या है? जैसे ताजमहल, लाल किला, जितने भी किले हैं इंडिया में, रानी लक्ष्मीबाई का किला हो या राजस्थान में चित्तौड़ का किला हो, महाराणा प्रताप का किला हो, विक्टोरिया मेमोरियल, जो भी मॉन्यूमेंट, जो विरासतें हैं, जो पहले से पहले के राजा महाराजा के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भी जो भी चीजें बनवाई गई, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी हमारी विरासत है, मॉन्यूमेंट्स है। क्लियर है। अब आ गई है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या बात करता है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय स्टेट, यानी स्टेट जो होगा, गवर्नमेंट जो होगी, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देगी। ऐसा नहीं है कि वो युद्धों में शामिल हो जाएगी, ठीक है ना, कि कहीं पे युद्ध चल रहा है और वो जहां भी युद्ध हो रहा है वहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लग जाएगी, हाँ हम भी शामिल हैं इस युद्ध में, लड़ो युद्ध। यानी कि वो जो वॉर वगैरह है उनको प्रमोट नहीं करेगी, बल्कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो और सभी सुरक्षित रहें, इसकी कोशिशें करेगी। ठीक है ना, ये बात डाली गई कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जाए, इसमें अपना रोल प्ले करेगी कौन? गवर्नमेंट या स्टेट अपना रोल प्ले करे इसमें। क्लियर है। तो ये था पूरा डीपीएसपी। ठीक है।
पार्ट 4 में था, आर्टिकल 36 to 51 था। सोर्स कहां से था? आयरलैंड से था। जस्टिसेबल नहीं होते, बाउंडेड नहीं होते, इनको लागू नहीं करा सकते, गवर्नमेंट के ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर है, जब उनका जब जैसे मन करता है वो उस बात को वैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक।